तो आज की फर्स्ट क्लास की स्टार्टिंग करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस से। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस की एक छोटी सी यूनिट है जिसमें आपके वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें स्टडी करनी है। अब वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक की हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मींस आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, देन आपके पास में आएगा, फिर आपके पास में वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, फिर इसके अंदर जो इसकी वेरियस सब्सिडरीज हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, आपकी आईबीआरडी हो जाएगी, आपकी आईडीए हो जाएगी, आपकी आईएफसी हो जाएगी, देन आपका एमआईजीए हो जाएगा, देन आपका आईआईसीडी हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इनकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देन आपके पास में जो एक लास्ट चीज़ इसके अंदर आएगी वो है आपका अंकटेड। अंकटेड, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन ऑन ट्रेड एंड रिलेटेड एक्टिविटी डेवलपमेंट के ऊपर कुछ है ये टॉपिक, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन आज ये टॉपिक मैं कवर नहीं करूँगा, आज की क्लास में टॉपिक हम नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अंकटेड खुद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, साथ साथ में आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। साथ साथ में जो उसके अंदर होने वाले चीज़ें हैं, जैसे गैट्स हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स हो गए आपके, ठीक है, ट्रिप्स हो गया, फिर आपका ट्रिम्स हो गया, तो इन इन सब कंसेप्ट को हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात आती है कि ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनको क्यों बनाया गया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद में बहुत सारे नेशंस ऐसे थे जो काफ़ी डिवास्टेटेड हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, तो उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, उनको दोबारा से स्टैंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई। क्यों किया गया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे नेशन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, जैसे अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ, इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से वो लड़े थे। तो इससे हुआ क्या कि जो हमारे नेशन थे, खासकर देखो वो नेशन जो डेवलप्ड नहीं है अभी, जो बहुत ही लेस डेवलप्ड नेशन थे, उन पे बहुत इफेक्ट आया था। तो हमारा मकसद यही था कि हम जो पुअर नेशंस हैं उनको हम कैसे ना कैसे करके उनको रिकंस्ट्रक्ट करें, डेवलप करें। इसीलिए सबसे पहले बनाया गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो और फिर आईएमएफ भी बनाया गया। आईएमएफ का भी काम यही होता है। देखो, आईएमएफ बेसिकली आपकी फंडिंग करता है। किसके लिए फंडिंग करता है? आईएमएफ फंडिंग करता है आपके लिए, जैसे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट वगैरह हो जाता है। ठीक है, आपने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए, एक्सपोर्ट कम किए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या लग गया? डेफिसिट लग गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट लग गया, तो आपको कहीं ना कहीं बोरो करना पड़ेगा। तो आप बोरो कहाँ से करोगे? आप आईएमएफ से कर सकते हो, आप वर्ल्ड बैंक से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हमें जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमें जो स्टडी करना है वो क्या करना है, ये करना है कि ये जो नेशंस, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके फंक्शंस क्या हैं, मतलब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर, इफ़ एनी कोई है, तो वो कौन कौन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने आईएमएफ से। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली जब ब्रिटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर। ठीक है, तो आईएमएफ की जो मतलब एक बात रखी गई थी कि हाँ, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले उसको कहाँ रखा गया? 1944 के अंदर। देखो, फॉर्म हुआ था, स्टेप अभी तक एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया, सिर्फ फॉर्म किया गया है, ऑन पेपर्स है। ठीक है, एट अ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, एट अ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, primarily by the ideas of J.M. Keynes and Henry Dexter White। देखो, ये दो ऐसे
पर्सन्स थे जिन्होंने, दोनों इकोनॉमिस्ट थे बेसिकली, इन्होंने इस चीज़ की क्या कहते हैं आइडिया दिया कि हमें कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट रेडी करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए जो आ, एक तरीके से फंडिंग कर सके, एक तरीके से जो रिकंस्ट्रक्ट कर सके किसको, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पुअर नेशंस हैं, उसकी क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। जेएम कीन्स बेसिकली यूके से थे एंड हेनरी डेक्स्टर वाइट जो थे वो यूएसए से थे, ठीक है। हेनरी डेक्स्टर वाइट जो थे वो आपके अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, एंड जो जेएम कीन्स थे जिसके हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की ऑल थ्योरीज, लगभग मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हम जेएम कीन्स से स्टार्ट हुई थी, तो वो एक ब्रिटिश मैन था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है कहाँ, वॉशिंगटन डीसी, मतलब डीसी का मतलब मैंने पहली वीडियोस में ही बताया है आपको, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। कब फॉर्मल एग्जिस्टेंस के अंदर आया, 1945 के अंदर, 1945 के अंदर ये किस में आया, फॉर्मल एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। तब कितने मेंबर्स थे इसके, 29 मेंबर्स थे इसके। और इसका मकसद क्या था, देखो मकसद उसका यही था, एंड द गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसको क्या करना, रिकंस्ट्रक्ट करना जी, ठीक है। करंट मेंबर्स कितने हैं, 189, करंट मेंबर्स कितने हैं, 189। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है सिंस अक्टूबर 2019, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स का क्या, ऑब्जेक्टिव इसकी क्या है, टू फोस्टर द ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन। देखिए ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक्सचेंज रेट अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ठीक है, किसी को फंडिंग की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो उस समय पे आईएमएफ आपकी हेल्प करने के लिए आगे आएगा, ठीक है। अगर किसी कंट्री करेंसी फेल हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल कभी हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाए, ठीक है, तो उस समय पे आईएमएफ हमारी हेल्प करेगा हमें फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करने के अंदर। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे हेल्प करता है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कभी डेफिसिट वगैरह लगा तो उस समय पे वो आपकी हेल्प करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसे हेल्प करेगा, कैसे, जब आप एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट से कम हो जाते हैं तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या लग जाता है, डेफिसिट लग जाता है, तो उस समय पे ये आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ताकि आपका इंटरनेशनल ट्रेड कैसा चलता रहे, अच्छा चलता रहे, आपके एक्सपोर्ट जो हो वो आपके इंपोर्ट से क्या होते रहे, ज़्यादा होते रहे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जो आपके स्टॉक मार्केट्स है, जो आपके पास में इंश्योरेंस है, बैंकिंग सेक्टर है, वो कभी भी फेल ना हो, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन बनाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंडिया में कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। लेकिन आरबीआई को रेगुलेशन कौन देता है, आरबीआई को रेगुलेशन कहाँ से मिली है, आरबीआई किसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, आरबीआई रेगुलेशन काम करेगा किसके, आईएमएफ के। तो जब आईएमएफ के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आरबीआई वर्क करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके अकॉर्डिंग रेडी करेगा, जो भी पॉलिसीज बनाएगा वो भी आईएमएफ के अकॉर्डिंग बनाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे किसका मकसद चलेगा, वहाँ पे मकसद चलेगा किसका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, ठीक है। हम यही चाहते हैं, आईएमएफ यही चाहता है कि किसी भी नेशन के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हर किसी इंस्टीट्यूट का मोटिव होता है कि वो वहाँ पे जितनी भी नेशन के अंदर, मतलब ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना जहाँ से आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या हो, जनरेट हो सके जी। रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, देशों में गरीबी हटाना, वाइल पीरियडिकली डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड बैंक फॉर इट रिसोर्सेज। देखो डिपेंड तो फिर भी किसके ऊपर ही करता है, वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक के पास में जो भी रिपोर्ट्स रेडी होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आईएमएफ अपनी पॉलिसीज़ को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। एक बात को और भी लिख लेना, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड लिखा था, मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब डेफिसिट हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को सही करने के लिए, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए हम किसके पास में जाते हैं, हम जाते हैं किसके पास में, आईएमएफ के पास में। बैलेंस ऑफ डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए हम किसके पास में जाते हैं, आईएमएफ के पास में जाते हैं, ठीक है। अब
देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट पेपर्स में आपके ऑब्जर्व किया, तो वो क्वेश्चंस आ रहे थे यहाँ से, इंडिया और आईएमएफ, इंडिया और आईएमएफ, कि इंडिया का आईएमएफ के अंदर कितना शेयर है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हर एक नेशन का कुछ ना कुछ कोटा होता है। कोटा मतलब उसको कुछ ना वोटिंग शेयर मिल जाते हैं। ठीक है, वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी चीज आपकी एक कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी में आपका अगर 51% से अबव शेयर है, 51% शेयर है आपका, तो ऑब्वियसली बात है उस कंपनी के अंदर आपका बोलबाला ज़्यादा रहेगा, आपकी वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आपकी वहाँ पे अथॉरिटी ज़्यादा रहेगी। सेम वे के अंदर जितना कोटा आपका आईएमएफ में ज़्यादा होगा, आपका वोटिंग शेयर भी कितना होगा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो कोटा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कोटा डिपेंड करता है आपका एसडीआर के ऊपर। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं उसकी डिस्कशन मैं अभी आपके साथ में करता हूँ। तो इंडिया का जो कोटा है आईएमएफ के अंदर, इंडिया का जो कोटा है वो आईएमएफ के अंदर वो इंक्रीज हो गया है 2.7, हैज़ बिन इंक्रीज टू 2.70 फ्रॉम 2.44%। पहले हमारा कोटा कितना था, 2.44% था। देखो कोटा डिपेंड करता है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर, आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। अगर जितने आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे, ठीक है, उतना ही आपके पास में आपका कोटा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बट ठीक है, तो एक बात को भी, एक मिनट रुको, तो फिर सुनिएगा इस बात को। ठीक है, तो कोटा डिपेंड करता है आपका कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं जी। ठीक है, जितना आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होगा उतना कोटा आपको ज़्यादा एलोकेट होगा। ठीक है, वोटिंग शेयर इंडिया का इंक्रीज हुआ है 2.60 पर, कितने से, 2.34% से। ठीक है, यहीं पे है, देखो वोटिंग राइट्स किस पे डिपेंड करता है, वोटिंग राइट डिपेंड करता है कि आपका कोटा कितना है। ठीक है, किसके पास में, आईएमएफ के पास में, आईएमएफ के पास में आपका कोटा कितना है, उसके बेसिस पे आपको वोटिंग शेयर दिए जाते हैं। ठीक है, एसडीआर, एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एक तरीके से इसको ना हम क्या कहते हैं इसको, वेट, इसको हम गोल्डन, एसडीआर को हम बेसिकली, देखो मैंने बोला स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं, और कई बार आपसे एग्जामिनर्स को कह सकता है इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं, पेपर गोल्ड भी कहते हैं। देखो पेपर गोल्ड क्यों कहते हैं, जितना एसडीआर का मतलब क्या होता है, आपको देखो कुछ ऐसे ये एक तरीके से एक बॉन्ड है, ये एक तरीके से क्या है, एक बॉन्ड है जो हम किसके पास में रखते हैं, जो हम रखते हैं आईएमएफ के पास में। ठीक है, जैसे अगर मान लो जैसे हम ही कोई बॉन्ड परचेज करते हैं, कोई इंश्योरेंस परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में बॉन्ड साइन होता है कि हाँ हमें इतना पैसा फ्यूचर के अंदर मिलेगा। तो सिमिलरली ये कुछ इंटरेस्ट बियरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स हैं, जो हम कहाँ पे रखते हैं, आईएमएफ के पास में रखते हैं। हम नहीं रखते, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक जो है हमारे इंडिया का, वो किसके पास में रखता है, आईएमएफ के पास में रखता है। और उस पर क्या कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं उसको पेपर गोल्ड। एक एसडीआर की जो प्रेजेंट वैल्यू भी चल रही है वो है $1.3527। ठीक है, मतलब अगर आपको एक एसडीआर खरीदना है तो आपको $1.3527 स्पेंड करना पड़ेगा। यूएसए रैंक वन है। ठीक है, एसडीआर के मामले में सबसे ज़्यादा एसडीआर किसके पास में है, यूएसए के पास में है। उसके बाद में किसके पास में है, जापान, चाइना, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली। ठीक है, ये कुछ नेशंस हैं। ठीक है, इनकी डिस्कशन मैंने आगे भी की है, भी मैं करूँगा। इंडिया की जो रैंक आती है वो कहाँ आती है, 7th आती है इन टर्म्स ऑफ कोटा एंड वोटिंग शेयर्स। इंडिया की रैंक कहाँ आती है, ध्यान रखना, इंडिया की रैंक आती है 7th इन टर्म्स ऑफ कोटा एंड वोटिंग शेयर्स। इंडिया ने कितने एसडीआर परचेज कर रखे, इंडिया के पास में है लगभग 13,114 मिलियन ऑफ एसडीआर, और कोटा कितना मिल गया इसको, 2.70% का। ठीक है, इंडिया के लगभग 13,000 के आसपास, 13,000 मिलियन के आसपास के आपके एसडीआर है, मतलब आपके एसडीआर की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं टॉप नेशंस की बात करूं, टॉप नेशन की बात करूं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड भी कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एसडीआर होता क्या है, इट इज़ अ इंटरेस्ट बियरिंग डॉक्यूमेंट, is a interest bearing document, it is a interest bearing, it is a interest bearing document made made in IMF by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो आईएमएफ में बनाया गया, रखा गया, ठीक है, वो क्या है आपका एसडीआर है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो टॉप नेशंस कौन से होते हैं, किसको वेटेज ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, यूएस डॉलर। कितना है जी वेटेज, 41.73% का शेयर लेके चलता है। फिर आता है आपके दूसरे नंबर पे यूरो, 30.93%। फिर आता है आपका चाइनीज़ युआन, 10.92%। देन आपका येन, ठीक है, येन आपका मतलब हो गया जापान का, जापान। देन आपका आता है ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड। इस चीज़ को सीक्वेंस में ध्यान रखना, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्ज़ाम में, 2019 के एग्ज़ाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएसए के बाद में, ठीक है, जो हाईएस्ट शेयर है वो किसका है, तो वो है यूरो का, ठीक है, वो है यूरो का। अब सीक्वेंस में याद रखना, डॉलर, यूरो, चाइनीज़ येन, चाइनीज़ युआन, देन येन, देन आपका पाउंड, ठीक है, एसडीआर के मामले में, ठीक है। वेटेज, द वेट ऑफ एसडीआर इन अ बास्केट। अब वेट कैसे दिया जाता है, वेट कैसे दिया जाता है वो सुनो। बास्केट आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इशूअर एक्सपोर्ट। आपके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी है, जितनी ज़्यादा आपके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू होगी, आपके एसडीआर की वैल्यू भी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे, आपकी जो करेंसी है, आपकी जो करेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, वो उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, एप्रिशिएट करेगी। उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि वेटेज ऑफ एसडीआर। यूएस एक बहुत बड़ा नेशन है। कहते हैं कि अगर यूएस की इकोनॉमी कभी श्रिंक या कभी एक्सपेंड करती है तो उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ जो होती हैं वो श्रिंक या एक्सपेंड करती हैं जी, ठीक है। तो अगर आपने सुना भी होगा तो एक आपका बैंक था, जब 2008 के अंदर बैंकिंग क्राइसिस आए थे, तो बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुए थे आपकी यूएस से। और जब बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुए थे यूएस से, तो उसकी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो थी वो पूरी की पूरी वर्स इफेक्ट हुई थी जी आपकी, ठीक है। तो एक यूएस जो है वो एक बहुत बड़ा नेशन है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ईच और एक्सपोर्ट, जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे करेंसी की वैल्यू उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, जिसकी वजह से आपको वेटेज भी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। द अमाउंट, उसके बाद किस पर डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स डिनोमिनेटेड इन द रिस्पेक्टिव करेंसीज डेट वर हेल्ड बाय द अदर मॉनेटरी अथॉरिटीज़। देखिए अब बात सुनो, जो आपकी देश की करेंसी है, जो आपके देश की करेंसी है, अमाउंट ऑफ रिजर्व डोमिनेटेड इन द रिस्पेक्टिव करेंसी, आपकी डोमेस्टिक करेंसी अदर मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के पास में कितनी है, उससे भी आपकी वेटेज डिपेंड करती है, उस पर भी आपकी वेटेज डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर अगर जो डॉलर है, डॉलर बेसिकली एक, जो डॉलर जो है बेसिकली वो एक वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है, हर एक नेशन डॉलर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो डॉलर कितने कितने जो मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, देखो चाइना की कोई मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, इंडिया की कोई मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, ठीक है, जापान की कोई मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, ठीक है, उसके बाद में बांग्लादेश की कोई मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, ठीक है, उसके बाद में पाकिस्तान की कोई मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, ठीक है। ऐसे आपके पास में पता नहीं बहुत सारे नेशंस हैं, सबकी मॉनेटरी अथॉरिटी होगी। तो डॉलर सबके पास में कितना कितना है, डॉलर सबके पास में कितना कितना है, उससे भी आपकी वेटेज जो होती है एसडीआर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर डॉलर सबके पास में बहुत सारा है, अगर डॉलर सबके पास में काफ़ी सारा है, सब नेशंस के पास में डॉलर के बहुत सारे रिजर्व्स है, तो इसका मतलब है आपकी वेटेज जो रहेगी एसडीआर में वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी जी, ठीक है। फिर आपका आता है फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर। फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर का मतलब होता है कि आपकी डिमांड कितनी है आपकी करेंसी की। अगर आपकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आपकी वेटेज भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। एंड इंटरनेशनल बैंक लाइबिलिटी एंड इंटरनेशनल डेब्ट सिक्योर डिनोमिनेटेड इन द रिस्पेक्टिव करेंसी, ठीक है। आपके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, आपके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है और आपके ऊपर डेब्ट्स कितने हैं आपके रिस्पेक्टिव करेंसी के ऊपर, उससे भी आपके वेटेज इफेक्ट होती है एसडीआर के अंदर। तो मेन जो मोटी मोटी बात है वो ध्यान रखना कि आपके एक्सपोर्ट्स कितने हैं, आपकी रिस्पेक्टिव करेंसी के अंदर दूसरी मॉनेटरी अथॉरिटी ने कितना रिजर्व अपने पास में रख रखा है उससे भी, और आपका फॉरेन एक्सचेंज का टर्नओवर कितना है, मतलब आपके सॉरी आप कितनी फॉरेन करेंसी बाय करते हो और कितनी फॉरेन करेंसी आप क्या करते हो, सेल करते हो, उस पर भी आपकी फ्यूचर आपकी एसडीआर की वेटेज क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो था पूरा का पूरा क्या, आईएमएफ।
आईएमएफ में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो आईएमएफ की बात यही है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1945 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, किसके आइडियाज़ पर बेस है, जे एम कीन्स, ठीक है, एंड हेनरी डेक्सटर वाइट। ओके, मेंबर कंट्रीज कितनी है, 189। डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, और मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लिखे हुए हैं। देन डिपेंड करता है आपका एस डी आर। ठीक है, कोटा, इंडिया कोटा कितना है, 2.70%। वोटिंग शेयर कितना है, 2.60%। एक एस डी आर की वैल्यू प्रेजेंट जो चल रही है $1.3527 के आसपास है। एस डी आर को हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। यूएसए का सबसे बड़ा शेयर है एस डी आर के अंदर। देन आता है आपका यूरो, देन आता है आपका चाइनीज़ युआन, देन आता है येन, एंड देन आपका पाउंड। ठीक है, इंडिया की जो रैंक आती है वो है 7th। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा वो आईएमएफ पढ़ा था आपका। ठीक है, अब जो हम स्टडी करेंगे, देखो वो करेंगे वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक का मतलब समझिएगा पहले। ठीक है, आईबीआरडी से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, देखो आईबीआरडी है, ठीक है, आईबीआरडी है। देखिए, तो वर्ल्ड बैंक की अगर बात करूँ, तो देखिए अगर स्टार्ट करें फिर से, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्टैब्लिशमेंट हुई, देखो वर्ल्ड बैंक कोई अकेला नहीं है, वर्ल्ड बैंक एक पूरा का पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है, देखो शुरुआत होती है आईबीआरडी से। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले इसी को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसी को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसके साथ में जो इसके एसोसिएट, देखो कुछ बात ये कि किसी किसी बुक्स में ये लिखा होगा कि आईबीआरडी एंड वर्ल्ड बैंक आर सेम, आईबीआरडी इज इक्वल टू वर्ल्ड बैंक, बट दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज़ गलत है। आईबीआरडी को आप अकेले वर्ल्ड बैंक नहीं कह सकते हो। ठीक है, आईबीआरडी को आप वर्ल्ड बैंक अकेले नहीं कह सकते हो। यस, ठीक है कि आईबीआरडी इस्टेब्लिश पहले हुआ था, लेकिन आईबीआरडी के साथ में और भी एसोसिएट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पूरा का पूरा ग्रुप बना के क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक कोई अकेला नहीं है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक अकेला नहीं है। वर्ल्ड बैंक में क्या क्या आता है, आईबीआरडी और उसके साथ में जो एसोसिएट इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसके अंदर साथ में आते हैं। ठीक है, फॉर्म इन 1945, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1945 के अंदर हुई। किसके कहने पर, कौन सी रिकमेंडेशन दी थी, तो ब्रिटन वुड्स में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अकॉर्डिंग हुई थी। ठीक है, बात वही है, इसको भी ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं हेडक्वार्टर मेंशन कर देता हूँ। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर वहीं पे है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो आईएमएफ है, तो आईएमएफ, आई थिंक आईएमएफ रोड के, ये एक ऐसे यहाँ पे आपकी सड़क जा रही है, इट्स अ रोड। ठीक है, आईएमएफ आई थिंक इस साइड में है और वर्ल्ड बैंक इसके अपोजिट साइड में, तो दोनों एक दूसरे क्या हैं, आइदर अपोजिट साइड्स के अंदर है आईएमएफ। ठीक है, तो 1945 के अंदर ब्रिटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1945 के अंदर आईबीआरडी की स्टैब्लिशमेंट या वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, तो करंट मेंबर्स कितने हैं, 189 कंट्रीज। एग्जैक्टली ऐसा माना जाता है कि जो मेंबर कंट्रीज़ अगर वर्ल्ड बैंक की होंगी तो वो आईएमएफ की भी मेंबर बन ही जाती है जी। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है आपके डेविड मालपास। कब से हैं, अप्रैल 2019 से डेविड मालपास। ठीक है, अब पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपको पूछ लेगा कि ब्रिटन वुड ट्विंस क्या होते हैं, तो ब्रिटन वुड ट्विंस होते हैं आपके आईएमएफ एंड आईबीआरडी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो हैं दोनों मिले क्या बनते हैं, ब्रिटन वुड ट्विंस। ब्रिटन वुड ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों का जो बर्थ हुआ था वो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हुआ था जी। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पे ही दोनों ने क्या लिया था, बर्थ लिया था। किसने, आईएमएफ ने और आईबीआरडी ने। इसीलिए कहते हैं कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ट्विंस हैं जी। एम क्या है, एम है टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द मिडिल इनकम कंट्रीज एंड वेल परफॉर्मिंग पुअर कंट्रीज जी। देखो जो मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं और जो ऐसे नेशंस हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन अभी पुअर हैं। ठीक है, किस तरीके से, बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सब जान सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे, थ्रू लोन्स दे के, ठीक है, गारंटीज दे के,
रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स देके एंड एनालिटिकल एंड एडवाइजरी सर्विसेज देके। जैसे अभी भी अगर मैं बात करूं, तो अगर अभी भी बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी सारा जो अमाउंट है, ठीक है, काफ़ी सारा जो अमाउंट है वो इंडिया को दिया, ठीक है, टू कॉप अप विद द कोविड-19 सिचुएशन। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक अदर नेशंस की भी हेल्प करता है फॉर द पर्पस ऑफ लाइक कोई भी रिस्क अगर आ जाए, मान लीजिए कोई भी आपके पास में यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या कोई भी आपके यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए वर्ल्ड बैंक आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन आता है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में देखो कौन कौन आता है। तो फर्स्ट आता है आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IDA, देन उसके बाद में MIGA एंड ICSD। ध्यान रखिएगा कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इन चारों का तो मेंबर है, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है जी, ठीक है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई IBRD की? IBRD 1945 के अंदर हुआ। देन उसके बाद में 1956 में आपका IFC आया, IDA आया 1960 के अंदर, MIG आया 1988 के अंदर, 1966 के अंदर आपका आया है ICSID। सीक्वेंस में ध्यान रखना, आपसे नेशंस नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखना कि ICSID का क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया इन सब का मेंबर है। सीक्वेंस ध्यान रखना, कब इस्टेब्लिशमेंट, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट होती है आपकी IBRD की, देन होता है आपका IFC, देन आपका IDA, देन आपका ICSID एंड लास्ट में आता है आपका MIGA। अब इन सबको एक एक लेके डिस्कशन करते हैं इनकी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वर्ल्ड बैंक के? देखिए, आपका पहली चीज़ मैंने जो बोली थी वो यही बोली थी कि IBRD इस्टेब्लिश हुआ था, तो IBRD के खुद के वर्ड्स क्या थे? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो शुरुआत ही कहाँ से होती है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस बैंक का? वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके किसको? जो वार डिवास्टेड इकोनॉमीज थी, जिन्होंने अपनी इकोनॉमीज, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो इकोनॉमीज़ बहुत ही ज़्यादा डिवास्ट हो चुकी थी। कौन कौन सी इकोनॉमीज़ थी? जर्मनी थी, ब्रिटेन थी, क्योंकि हम ब्रिटेन के अंडर में थे, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारी इकोनॉमीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई होंगी। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड एसेट्रा। तो इन इकोनॉमीज़ को क्या करना? डेवलप करना। इन इकोनॉमीज़ को क्या करना? दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना। यही किसका ऑब्जेक्टिव है? यही ऑब्जेक्टिव था किसका? वर्ल्ड बैंक का, मतलब IBRD का। एंड साथ साथ में इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना। इकोनॉमिक असिस्टेंस मतलब हेल्प, लोन्स, ग्रांट्स, अदर कंसेशंस किसको प्रोवाइड करना? जो अंडर डेवलप कंट्रीज है। अंडर डेवलप कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एसेट्रा। वी विल नॉट से इंडिया इज अंडर डेवलप कंट्री नाउ, वी विल से दैट इंडिया इज एन इमर्जिंग नेशन। इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग नेशन है। अब इसको आप डेवलपिंग नेशन भी नहीं कहोगे, इसको आप इमर्जिंग नेशन कहोगे, क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेज से बहुत ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया का नाम हटा दूँ तो बेहतर रहेगा, बट देखो हम अभी इमर्जिंग नेशन है तो हमें हेल्प मिलेगी वर्ल्ड बैंक से भी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना? एनकरेजमेंट करना। किस चीज़ की? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को क्या करना? एनकरेज करना। तो बात यहाँ पे देखो फिर से करते हैं, तो फिर आता है आपका एनकरेजमेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को क्या करना? एनकरेज करना। टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट कैपिटल अंडर डेवलप कंट्रीज, टू इन्वेस्ट कैपिटल इन, यहाँ पे लेता हूँ, कैपिटल इन अंडर डेवलप कंट्रीज। इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एनकरेज करना कि वो अपनी कैपिटल जाए कहाँ इन्वेस्ट करे? अंडर डेवलप कंट्रीज में करे। बाय मीन्स ऑफ गारंटी ऑफ पार्टिसिपेशन इन लोन्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स made by the private investors and when private capital is not available on reasonable terms। देखो बात समझना, देखो इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स रेडी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर रेडी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि उन्हें वो कैपिटल रीजनेबल टर्म्स पे नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ। कौन गारंटी देता है? वर्ल्ड बैंक यहाँ पे गारंटी देता है कि मैं आपके साथ में पार्टिसिपेट करूँगा, आप इन्वेस्टमेंट तो करिए, ठीक है। by means of guarantee of participation in loans and other investment made by the private investors when private capital is not available on the reasonable terms। जब प्राइवेट कैपिटल आपकी रीजनेबल टर्म्स पे अवेलेबल नहीं होगी तो रीजनेबल टर्म्स का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा है मार्केट के अंदर, तो उस समय पे वर्ल्ड बैंक आपके साथ में खड़ा रहेगा कि आप चलिए, मैं आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आप पे पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ।
टू सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में प्रोवाइडिंग सुटेबल कंडीशन फाइनेंस फॉर प्रोडक्टिव पर्पस आउट ऑफ हिज ओन कैपिटल। मैं अपने कैपिटल में से आपका पैसा लगाने को तैयार हूँ, मेरे पास जो फंड्स हैं उसमें से पैसा लगाने को तैयार हूँ। रेज बाय इट एंड इट्स अदर रिसोर्स, जहाँ से ही मेरे पास पैसा आएगा वो पैसा मैं आप पे लगाने के लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। ठीक है। एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना, एनकरेज करना। इट एम्स टू प्रमोटिंग लॉन्ग रेंज ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन मेंबर्स इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, कि कोई डेफिसिट या सरप्लस, कोई डेफिसिट ना हो। देखो सरप्लस होना तो बेहतर है, कोई डेफिसिट ना हो जी आपके नेशंस के बीच, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, सो डैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ मेंबर कंट्रीज इज रेज्ड। बट इज इट ट्रू, क्या ये चीज़ सच है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा तो उससे वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज ही होगा? अगर ऐसा होता तो हमारे नेशन में तो इतनी सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, हम तो इतने सारा पैसा खर्च करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, सिर्फ आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाने से ही सब कुछ नहीं होता। अगर उस नेशनल इनकम का पर कैपिटा नेशनल इनकम भी कोई एक पर्टिकुलर आप कंसेप्ट नहीं कह सकते जब तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ना हो जी। डिस्ट्रीब्यूशन जितना जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं डिस्कस करूँ तो अगला पॉइंट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस टाइम इकोनॉमी। पीस टाइम टू हैव द मेंबर कंट्रीज चेंज ओवर फ्रॉम द वॉर टाइम इकोनॉमी टू पीस टाइम इकोनॉमी, मतलब शांति वाला माहौल क्रिएट करना भी इसका मकसद था। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए मैंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात होगी। सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अंडर डेवलप कंट्रीज विच आर एंगेज इन टास्क ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर अभी नेशंस लगे हुए हैं उनको मैं क्या करूँगा, उनको मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। न्यूजीलैंड had announced New Zealand has announced climate emergency। क्लाइमेट इमरजेंसी को अभी किसने अनाउंस किया है, न्यूजीलैंड ने। कब तक, 2025 तक। वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी हो वो किस फ्री हो, वो कार्बन फ्री इकोनॉमी चाहते हैं जी, कार्बन फ्री इकोनॉमी टिल 2025। ठीक है। फर्स्ट नेशन टू अनाउंस क्लाइमेट इमरजेंसी। देखो, फर्स्ट नेशन टू अमाउंट क्लाइमेट इमरजेंसी, फर्स्ट नेशन जो था वो था यूके, यूनाइटेड किंगडम सबसे पहले जो लगाई थी वो कहाँ लगाई थी, स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड में इमरजेंसी कहाँ लगाई थी, यूके के स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। एंड अभी भी आपको पता होना चाहिए यूके के जो प्रेसिडेंट हैं कौन, जॉन बोरिस, वो अभी हमारे चीफ गेस्ट हैं ऑन 26 जनवरी 2021 के। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना इस चीज़ को भी। तो उन नेशंस की भी हेल्प करता है जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, जो किस में एंगेज है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एंगेज है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस है आपका। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की वो कोशिश करता है। ठीक है, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसकी सब्सिडरी थी, देखो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक की बात आती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक में अगर मैं बात करूँ तो देखो इंडिया मेंबर है कितने का, फोर कॉन्स्टिट्यूएंट का, मतलब फोर पार्ट्स का मेंबर है। ठीक है, किस का, IBRD, IDC, IFC एंड MIGA। लेकिन वो किसका मेंबर नहीं है, वो मेंबर नहीं है ICSID का जी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसका वो अभी तक मेंबर नहीं है।
India is the largest recipient of loan from World Bank between 1945 and 2015 amounting to $102 billion। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिसिप्टेंट, मतलब इंडिया नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इंडिया हर किसी से ही, वर्ल्ड बैंक से, चाहे एडीबी से बात कर लूँ, हर जगह से ही वो लार्जेस्ट रिसिप्टेंट है किसका, लोन्स का जी। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है वो सुनना। देखो, दोनों का प्रमोट, जो दोनों की स्टैब्लिशमेंट जो थी वो इसीलिए की गई थी ताकि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करे। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे कि वो असिस्टेंस कैसी देते हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस डिफर करती है उनकी। वर्ल्ड बैंक जो प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स किसके लिए, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है किसके लिए, एलिमिनेटिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, और लॉन्ग टर्म लोन्स कौन प्रोवाइड करता है, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए आपके आईएमएफ के, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए आपके वर्ल्ड बैंक के। अब देखो आईएफसी की बात करते हैं, अब आईएफसी की बात करते हैं। तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, तो देखो आईएफसी का मेन मकसद क्या होता है। आईएफसी बेसिकली प्राइवेट फर्म्स को लोन प्रोवाइड करता है जी। किसको लोन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट फर्म्स को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है। फॉर्म कब हुआ था, 1956, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का अगर पार्ट है तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर होगा। प्रेजेंट कंट्रीज कितनी है, 184। इंडिया भी इसका क्या है, मेंबर है जी। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, टू प्रोवाइड लोन्स टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया जाएगा जी। मैंने बताया था ना अभी आपको ऊपर कि हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनके पास में कैपिटल रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी हेल्प कौन करेगा, उसकी हेल्प करेगा कौन, आपका आईएफसी। तो ये है लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर जी। टू कोऑर्डिनेट द कैपिटल एंड मैनेजमेंट। कैपिटल एंड मैनेजमेंट को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना जी। लास्ट आता है फिर इसके अंदर, टू इंड्यूस कैपिटलिस्ट कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज जी। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है उनको इंड्यूस करना, उनको अट्रैक्ट करवाना कि वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जाएं और वहाँ पे जाए क्या करें, इन्वेस्ट करें। एम्स to create opportunity for people to escape poverty and achieve better living standards by mobilizing financial resources for private enterprises। प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए रिसोर्सेज कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, मतलब आईएफसी दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हम एस्केप कर सके किससे, पॉवर्टी से, और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या कर सके, अचीव कर सके। promoting accessible and competitive market, supporting businesses and other private sector entities। प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ की हेल्प करना जिनको रीजनेबल रेट्स पे कैपिटल नहीं मिल पा रही है, मैं उनको रीजनेबल रेट्स पे कैपिटल प्रोवाइड करूँगा। क्रिएटिंग जॉब्स एंड डिलीवरिंग नेसेसरी सर्विसेज टू दोज हु आर पोवर्टी स्ट्रकन अदरवाइज वल्नरेबल। जो नेशंस बहुत ज़्यादा पोवर्टी में है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के अंदर भी अगर मैं ज़ायरे की बात करूँ तो ज़ायरे के या जो वहाँ के कुछ स्टेट्स होंगी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, मतलब वो एक तरीके से ट्राइबल पीपल्स है। ठीक है, तो वहाँ पे पॉवर्टी स्ट्रिकन बहुत ज़्यादा है या फिर वो वल्नरेबल हैं, तो उनकी वहाँ पे क्या करना, हेल्प करना जी, उनको जॉब्स क्रिएट करना। ठीक है, फिर आता है आपका आईडीए। देखो आईडीए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सॉफ्ट लोन विंडो क्या है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहते हैं, आईडीए को कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहते हैं, आईडीए को कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1960 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है तो वॉशिंगटन डीसी में ही होगा। नंबर ऑफ कंट्रीज 173, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्रोवाइडिंग लोन्स टू मेंबर नेशंस एंड चार्ज नो इंटरेस्ट ऑन दीज लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या मकसद है, लोन देना किसको, मेंबर नेशंस को, और उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। ठीक है, दी सॉफ्ट लोन्स वही होते हैं जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हो या बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज करते हो। कभी कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट लोन, तो सॉफ्ट लोन वो होते हैं जिस पे इंटरेस्ट इज नाइदर चार्ज और इफ चार्ज इज रियली नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल। दी सॉफ्ट लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो भी पुअर कंट्रीज है उनको प्रोवाइड होता है। इंडिया इज द हाईएस्ट रिसिप्टेंट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम आईडीए। इंडिया का नंबर 1 पे नाम आता है असिस्टेंस लेने के अंदर, किससे, आईडीए से भी। ठीक है, MIGM मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल
इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुई, वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर, 181 कंट्रीज, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्रमोट क्या करना है, देखो गारंटी, इन्वेस्टमेंट गारंटी देने वाली एजेंसी है जी। ये क्या करेगी, ये जो कैपिटलिस्ट नेशंस है वहाँ से किसी की गारंटी देती है कि हाँ आप जाइए और आप डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। टू प्रमोट एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इंप्रूव करना, पीपल्स की लिविंग मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना, इंप्रूव करना जी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना, इंप्रूव करना, उसको क्या करना, इंप्रूव करना चाहिए आपका, ठीक है। एफडीआई जब आपके नेशंस के अंदर आती है तो वो बहुत चीज़ें आपके नेशन के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, पॉवर्टी रिडक्शन भी होती है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। देखो अगर दो नेशंस हैं और दो नेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट कभी रेज हो जाता है तो उसका सोल्यूशन भी कौन देगा, जैसे हमारे यहाँ पे कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वैसे ही अगर इंटरनेशनल सेंटर्स, अगर मान लीजिए कोई दो इंटरनेशनल नेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट रेज हो गया रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स, तो उसकी सेटलमेंट कहाँ पे होगी, उसकी सेटलमेंट होगी ICSID। फॉर्म्ड कब हुआ, 1966 में, डीसी में इसका हेडक्वार्टर, 163 नेशंस टू प्रोवाइड कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मतलब अगर आपके और दूसरे नेशंस के बीच में कभी भी कोई झगड़ा हुआ, कभी भी कोई डिस्प्यूट रेज हुआ, तो उस पर हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए बात आती है देखो WTO की, ठीक है। देखो ये आपकी जो यूनिट थी इसके अंदर आपके सिर्फ 2 ही थे, इसमें आपके 3 थे, एक था आपका IMF, एक था आपका वर्ल्ड बैंक और एक था जी आपका अंकटेड मैंने डिस्कस नहीं किया है। IMF डिस्कस हो चुका है, वर्ल्ड बैंक डिस्कस हो चुका है, अंकटेड अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस नहीं किया। इसको मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक पर्टिकुलर 30-40 मिनट्स की वीडियो बना के उसमें डिस्कस करूंगा अंकटेड के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपका एक पार्ट आता है WTO। फिर WTO के पार्ट्स होंगे, ट्रिप्स हो गया, ट्रिम्स हो गया, ठीक है, गैट्स हो गया, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स हो गए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ 1995 के अंदर जी, ठीक है। उससे पहले क्या चल रहा था, उससे पहले चल रहा था हमारा गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स, ठीक है। सबसे पहले इस्टेब्लिश कौन हुआ, गैट हुआ। तो बात यहाँ पे आती है कि देखो वर्ल्ड WTO पहले नहीं था, WTO से पहले बेसिकली जो था वो क्या था, वो गैट था जी, ठीक है। गैट के बाद में गैट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उसके बाद में हमने किसको क्रिएट किया, WTO क्रिएट किया। कैसे कैसे क्रिएट हुआ उसके डिस्कशन हम अभी करते हैं। देखिए जो 8th, देखो अब यहाँ पे बात सुनना, देखो एक बार मैंने यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये नीचे वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट WTO के हैं, ठीक है, फंक्शन है WTO के। फिर IFFD देखो आपका पार्ट नहीं है, बट आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। एशियान मैंने आपको लास्ट क्लास में बता भी दिया था, ठीक है, मैंने इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करी हैं इसमें, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसकी स्टडी कर सकते हो। मेरा जो आज मकसद है वो है आपका ये बताना कि WTO और उसकी फंक्शंस क्या क्या हैं जी आपके, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी है, ओपेक के बारे में मैंने आपको बताया है, देन आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। नाफ्ता G77 कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, G5, G7, G15, G20 कंट्रीज़ जैसे आपके पास में हैं, तो उनकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप सिर्फ नाम याद रखना है इन सब चीज़ों के, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको आज डिस्कस नहीं करूँगा क्लास में, PDF में प्रोवाइड हो जाएगी आपको, ठीक है, आप खुद भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। जो हमें स्टडी करनी है वो है हमारा WTO। तो देखिए WTO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, देखो सबसे पहले गैट की स्टैब्लिशमेंट होती है 1944 के अराउंड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स। देखो WTO की स्टैब्लिशमेंट क्यों की गई, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फ्री फ्लो हो सके उस चीज़ का, मतलब जो ड्यूटीज़ हम इम्पोज करे थे, अगर आपको पता होगा आपके मर्केंटलिस्ट थे, तो मर्केंटलिस्ट क्या करते थे, मर्केंटलिस्ट यही करते थे कि
उनकी उनकी थिंकिंग ये थी कि जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास में गोल्ड आएगा, जितना ज़्यादा गोल्ड आएगा आप उतने पावरफुल रह जाओगे। तो इसका मतलब है वो क्या करते थे कि इम्पोर्ट्स पे तो वो ड्यूटीज़ इम्पोज करते थे बहुत सारी, कि अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो इस पर आपको इतनी ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स उनके फ्री थे। तो यहाँ से क्या डिस्प्यूट रेज होते थे कि एक नेशन को तो पूरा का पूरा बेनिफिट ले गया और दूसरा नेशन कहीं का नहीं रहा। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट किसका किया गया, डब्ल्यूटीओ का, मतलब पहले गैट आया एंड फिर डब्ल्यूटीओ। तो ये इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया ताकि फ्री फ्लो हो सके किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का जी, ठीक है। तो यूरगे राउंड जो था आपका, यूरगे एक जगह है मार्केश के अंदर, तो वहाँ पे यूरगे एक प्लेस थी जहाँ पे 8th राउंड हुआ था। उसके अंदर आपकी जीएटी को चेंज करके किस में बदला, जीएटी को चेंज करके किस में बदला गया था, डब्ल्यूटीओ में। और इस प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, डंकल प्रपोजल कहते हैं। आर्थर डंकल थे, आर्थर आर्थर डंकल, जिसको हम कभी कभी डंकल ड्राफ्ट भी कहते हैं, जिसको हम कभी कभी डंकल ड्राफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, डंकल ड्राफ्ट भी कहते हैं। तो डंकल ने, आर्थर डंकल थे जिन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे कहा था कि हमें अब किसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, डब्ल्यूटीओ को, क्योंकि गैट में सिर्फ ट्रेड एंड टैरिफ्स की बात की गई थी, डब्ल्यूटीओ एक बहुत बड़ा कंसेप्ट निकल के आएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ गैट, जो भी मेंबर्स थे गैट के, उन्होंने साइन किया था ये एग्रीमेंट अप्रैल 1944 के अंदर, 1994 के अंदर, कहाँ पे, मोरक्को के अंदर, कहाँ पे, मोरक्को, फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन नेम डब्ल्यूटीओ। किसकी एस्टेब्लिशमेंट होगी, डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ इफेक्टिव में कब आया, 1995 के अंदर, रिमेंबर द डेट। डब्ल्यूटीओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1995 के अंदर। करंट मेंबर कौन है, 164 कंट्रीज हैं, एंड 164th नेशन जिसने ज्वाइन किया था, 164th नेशन जिसने ज्वाइन किया था वो था आपका अफगानिस्तान, वो था आपका अफगानिस्तान जी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। रोबोट एजवेडो इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं जी अभी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। 2 कमेटीज़ होती हैं जो डब्ल्यूटीओ के अंदर मेजर रोल प्ले करती है। फर्स्ट है आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड, और फिर आती है आपकी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है, डीएसबी एंड टीपीआरबी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड क्या काम करता है, अगर दो नेशंस के बीच में, अगर कोई भी 2 नेशंस हैं, अगर वो रूल्स का वायलेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर क्या की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी जी, ठीक है। वायलेशन ऑफ रूल्स बाय द मेंबर कंट्रीज, ये किसको कंसिडर करते हैं, अगर कोई मेंबर कंट्रीज आपके रूल्स को वायलेट करती हैं तो वहाँ पे आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड क्या करेगा, आपके ऊपर इंक्वायरी करवाएगा। ट्रेड पॉलिसीज ऑफ बिग ट्रेड पावर्स इज रिव्यूड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ट्रेड पॉलिसीज जो है, ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आया था कि ट्रेड पॉलिसी कितने साल के बाद रिव्यू की जाती है एज पर डब्ल्यूटीओ, तो वो कितने साल के बाद में की जाती है, 2 साल के बाद में की जाती है, 2 ईयर्स के बाद में की जाती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। और इंडिया के अंदर जो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो 5 ईयर्स में रिव्यू की जाती है जी, वो कितने साल में रिव्यू की जाती है, 5 ईयर्स में की जाती है, ठीक है। तो ट्रेड पॉलिसी ऑफ द बिग ट्रेड पावर, जो बड़ी बड़ी ट्रेड पावर्स है, उनको रिव्यू किया जाता है कितने सालों के बाद में, 2 ईयर्स के बाद में, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की और भी बॉडीज हैं, जैसे आपका काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स हो गया जो सिर्फ गुड्स की बात करेगा, काउंसिल ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज की बात करेगा। फिर आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं ट्रिप्स, एंड फिर आता है एक और चीज़ आती है आपके पास में, ट्रिम्स, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में एक एग्रीमेंट होता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी काउंसिल इसकी बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहे हैं, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना, इंक्रीज करना, उनको इम्प्रूव करना। टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड को क्या करना, इंक्रीज करना, और फुल एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करना, इंक्रीज करना। इफेक्टिव डिमांड वो होती है जहाँ पे आपको जो सामान चाहिए वो चीज़ आप खरीद सकते हो, उसे हम कहते हैं क्या, इफेक्टिव डिमांड। टू एनलार्ज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना, और ट्रेड किसका इंक्रीज करना, सर्विसेज का भी ट्रेड इंक्रीज करना, ठीक है। गुड्स की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना और उनके ट्रेड्स को भी इंक्रीज करना। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात डब्ल्यूटीओ भी करता है, ठीक है। टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे बात आई गई है आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स, जो भी आपके पास में वर्ल्ड के रिसोर्सेज है उनको अच्छे ढंग से क्या करना, ऑप्टिमाइज, उनको अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइज करना जी, ठीक है, उसको अच्छे से क्या करना, यूटिलाइज करना। फंक्शंस वो थे आपके ऑब्जेक्टिव्स, ये हैं फंक्शंस। इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन एंड फर्दर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। जो भी आपके पास में एग्रीमेंट्स आपने ऊपर, जो भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करना, जो भी आपके
और आपके नेशन के बीच में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, मल्टीलेटरल का मतलब होता है मोर देन वन नेशन, ठीक है, बायलेटरल होता है विद इन द टू नेशंस, मल्टीलेटरल का मतलब मोर देन टू नेशंस, ठीक है। तो मोर देन टू नेशंस के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, उनकी देख रेख करना, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना, ऑपरेशन करना, और ये देखना कि वो सही ढंग से वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। WTO shall provide the forum for negotiation among its members concerning their multilateral relation in matters deal with the other agreements. The WTO shall provide the forum of negotiations among its member countries, ठीक है, their multilateral relations in the matter of other agreements. The WTO shall administer the understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes. अगर कोई भी disputes रेज होते हैं दो नेशंस के बीच में तो उसके रूल्स एंड गाइडलाइंस कौन डिसाइड करेगा? WTO डिसाइड करता है। WTO shall administer ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, जितनी भी ट्रेड पॉलिसी का मैकेनिज्म होता है वो भी कौन रिव्यू करता है? WTO ही करता है। ध्यान रखना WTO अकेले वर्क नहीं करता, WTO IMF और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंसी के बिहाफ पर ही वर्क करता है, वो इनके साथ में क्या करता है? कोऑपरेट करता है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो IMF है और IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक वाले ग्रुप्स का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड को हेल्प करेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उन्हें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो ये तो थे आपके फंक्शंस WTO के, ठीक है। इनको आप खुद स्टडी कर सकते हो, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट जस्ट अ एक्स्ट्रा मटेरियल दैट आई हैव बीन प्रोवाइडिंग टू यू, ठीक है। अगर मैं और बात करूँ यहाँ पे तो इंटरनेशनल बिजनेस का छोटा सा पार्ट और बचता है, तो इनको ध्यान रखना। एक मिनट, इनको ध्यान रखना कि जो गैट था, गैट के क्या हुआ करते थे? गैट के क्या हुआ करते थे? गैट के हुआ करते थे राउंड्स। और जब WTO बन गया, WTO क्या हुआ करते? WTO की हुआ करती थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। WTO क्या हुआ करती थी? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे बात आती है आपकी जब गैट था तो गैट की क्या हुआ करती है? राउंड हुआ करते थे। फिर जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किसकी हुआ करती थी? WTO एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चंस ये थे कि गैट जो था उसके राउंड्स कितने हो चुके हैं, तो उसके कितने राउंड्स हो चुके हैं? उसके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 राउंड हो चुके हैं। 8th राउंड के बाद में किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी? WTO की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई? WTO। कहाँ हुआ था ये राउंड? यूरगे में हुआ था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी रेज हुआ था कि यूरगे राउंड से क्या स्टैब्लिश हुआ था? यूरगे राउंड में क्या स्टैब्लिशमेंट हुआ था? यूरगे राउंड से किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई? WTO की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कैसे कैसे हुई थी। और ईयर्स तो जरूरी नहीं है याद करने वाले, लेकिन फिर भी इनको याद रखना कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ थी, फर्स्ट राउंड कहाँ था? जिनेवा, देन NSC, टॉर्के, जिनेवा, डिलॉन, कैनेडी, टोक्यो एंड देन लास्ट वाला यूरगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स है, किस चीज़ पे एग्रीमेंट्स, ये किस चीज़ पे एग्रीमेंट्स किए गए थे जी, ठीक है। देन आपके पास में आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात है, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स में भी रेज हुआ था, इकोनॉमिक्स के पेपर में भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। वो NTA क्या पूछता है? NTA सीक्वेंस पूछ लेता है। आपको कोई भी 4 नेशन दे देगा और कह देगा कि इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, सेटल दे दिया, मेरे एग्जाम में शायद सेटल आया था, कैनकन आया था, हांगकांग आया था एंड शायद दोहा आया था या सिंगापुर, ऐसा कुछ आया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो आपको इनको अरेंज करना था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले कहाँ हुआ? सिंगापुर, देन जिनेवा, सेटल, दोहा, कैनकन, हांगकांग, जिनेवा, बाली, नैरोबी, देन आपका हुआ अर्जेंटीना में। एंड अब 2000 वाला 20 जो अभी होना था वो कहाँ होना था? कजाकिस्तान। बट आई थिंक वो कोविड की वजह से इस बार नहीं हो पाया, तो वो नेक्स्ट ईयर कजाकिस्तान के अंदर फिर से होगा। और ये वाली ध्यान रखना कि ये पहली बार होगा कहाँ पे? सेंट्रल एशिया के अंदर। पहली बार कहाँ पे होगा? सेंट्रल एशिया के अंदर, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर, जिनेवा, सेटल, दोहा, कैनकन, हांगकांग, जिनेवा, बाली, नैरोबी, अर्जेंटीना एंड कजाकिस्तान, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई क्रिएट करना चाहो तो आप कोई निमोनिक खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप खुद निमोनिक क्रिएट कर सकते हो, लेकिन निमोनिक आप कितने क्रिएट करोगे, ठीक है। तो निमोनिक आप खुद क्रिएट कर सकते हो इस चीज़ का। अब बात आती है देखो ट्रिप्स की, अब बात आती है देखो किसकी? ट्रिप्स की। ट्रिप्स मतलब मैं बात क्या कर रहा हूँ, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है, जब WTO एस्टेब्लिश हुआ
जब WTO इस्टेब्लिश हुआ तो उसके अंदर काफ़ी सारे एग्रीमेंट किए गए थे, ठीक है। WTO के इस्टेब्लिश होने में काफ़ी सारे एग्रीमेंट किए गए थे, जिसमें आपके मोटे मोटे 4 एग्रीमेंट्स हैं। पहला है आपका ट्रिप्स, दूसरा है आपका ट्रिम्स, तीसरा है आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीमेंट्स एंड चौथा है आपका गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो हम जब बात करते हैं ट्रिप्स की, जब हम बात करते हैं ट्रिप्स की, जब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिप्स की, तो ट्रिप्स का मतलब क्या है, ट्रिप्स का मतलब क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ WTO। ये एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, जो बहुत सारे मेंबर्स हैं WTO के। WTO कितने मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट 180 के आसपास मेंबर्स हैं, ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं उसकी डिस्कशन मैं भी आगे करता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है किसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। कब इफेक्ट में आया, जब WTO की स्टैब्लिशमेंट हुई 1 जनवरी 1995 को, तभी ये स्टैब्लिश के अंदर, तभी ये इफेक्ट के अंदर आ गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है इसका कि आपको प्रोटेक्ट करना और एनफोर्समेंट करना, प्रोटेक्शन करना और एनफोर्समेंट करना किसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, किसका, प्रोटेक्शन करना और एनफोर्समेंट करना। देखो आप किसकी प्रोटेक्शन करोगे, जो भी आपके पास में प्रॉपर्टी राइट्स है उसे क्या करना, प्रोटेक्शन करना और उनको एनफोर्स करना। किस क्या क्या चीज़ कवर होती है, देखो कवर क्या होता है, पेटेंट्स, पेटेंट्स कवर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। पेटेंट्स कवर होते हैं, ट्रेडमार्क्स कवर होते हैं, आपके कॉपीराइट्स कवर होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइंस कवर होते हैं, कोई आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट का डाटा है वो कवर होता है। देन और फिर काउंट होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूडिंग एप्लेशंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है कि ये इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करते हैं, ये इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करते हैं, एक टैग देते हैं कि हाँ ये वाला जो गुड है ये इस नेशन से ओरिजिनेट हो रहा है, या इस नेशन की एक पर्टिकुलर रीजन से क्या हो रहा है, इस नेशन के एक इस पर्टिकुलर टेरिटरी की रीजन से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके भी हम क्या ले लेते हैं, राइट्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने टैग लगा दिया, ठीक है। तो ये टैग लग जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे इंडिया के अंदर है FSSAI, FSSAI, ठीक है। तो FSSAI का भी हमने क्या ले रखा है, एक टैग ले रखा होगा, टैग ले रखा होगा। जितने भी गुड्स इंडिया से ओरिजिनेट होंगे, जितने भी गुड्स इंडिया से ओरिजिनेट होंगे, खासकर फूड वाले, उन पे क्या किसका स्टैंड लगा होगा, FSSAI का लगा हुआ होगा। जितने भी हॉलमार्क का साइन होगा किसके ऊपर, जो गोल्ड ज्वेलरी होगी। तो ये क्या ले रखे हैं हमने, ये इसके क्या ले रखे हैं, इस चीज़ के हमने ले रखे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हमने क्या ले रखे हैं, राइट्स दे रखे हैं। फिर आता है आपका ट्रिम्स। ट्रिम्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेजर। देखो इन्वेस्टमेंट्स की बात आ गई यहाँ पे, तो ये एक एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच स्पेसिफाइज द रूल्स आर एप्लीकेशन, rules that are applicable to domestic regulations of a country applies to foreign investors। देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लाई होंगे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, अप्लाई कौन करेगा, डोमेस्टिक कंट्री करेगी जी। एग्रीमेंट इज एप्लीकेबल, सब पे एग्रीमेंट एप्लीकेबल है, जितने ही मेंबर WTO के होंगे उनके ऊपर, जिसको फॉर्मुलाइज कब किया गया 1994 के अंदर, लेकिन इफेक्ट में कब आया था 1995 के अंदर। फीचर्स क्या हैं ट्रिम्स के, तो ट्रिम्स के फीचर बनते हैं आपके ऑफरिंग इक्वल राइट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑन पार विद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ठीक है। ऑफरिंग इक्वल, देख जितना हक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का है आपके नेशन के अंदर, उतना ही हक फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्ट करने का आपके नेशन को देना ही पड़ेगा। एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन फॉरेन कैपिटल, अगर फॉरेन कैपिटल पे कोई आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, आप ये कहते हो कि हमारे नेशन के अंदर आप फॉरेन कैपिटल नहीं लगा सकते हो, तो आपको रेस्ट्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, एबोलिश करना पड़ेगा। नो लिमिटेशन और सीलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की क्वांटिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की कोई भी मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही आप इसमें लगा सकते हो, इट्स अ लिमिटलेस। ग्रांटिंग परमिशन और विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स, अगर वो नेशन चाहे तो वो आपके नेशन, अगर फॉरेन नेशन चाहे या आपका नेशन चाहे तो आप किसी भी नेशन से फ्री के अंदर आप मतलब विदाउट रेस्ट्रिक्शंस आप रॉ मटेरियल क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स का एरिया पे आप जहाँ पर भी किसी भी एरिया के अंदर, मान लीजिए देखो जो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उन पे आप FDI नहीं मंगा सकते, लेकिन जो और एरियाज़ हैं, ठीक है, खासकर देखो जो हमने रख रखा है वो डिफेंस रख रखा है, ठीक है, जिसके अंदर डिफेंस एंड न्यूक्लियर कुछ पार्ट होगा जिसके अंदर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हो, ठीक है। तो उस एरिया के अलावा आप किसी भी एरिया पे रिस्ट्रिक्शंस अगर आपने लगा रखी तो उसको क्या करना पड़ेगा, एबोलिशन करना पड़ेगा, आपको एबोलिश करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विल नॉट बी मैंडेटरी, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई यूनाइटेड USA की कंपनी इंडिया में आके क्या करती है,
कोई भी प्रोडक्शन करती है तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आपको हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ क्या लेके जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करवाना ही पड़ेगा। नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मना कर दिया है कि ऐसा कोई मैंडेटरी रूल्स नहीं है जी आपका। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आई थिंक। ठीक है, फिर आपके पास में आता है देखो गैट्स। गैट्स का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। देखो जो गैट जो था, ठीक है, अभी जो वहाँ पे बात हुई थी, जब गैट की बात की थी मैंने, तो गैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात की गई थी, वहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं की गई थी। लेकिन उसके बाद में जब ये ट्रीटी साइन हुई, WTO इस्टेब्लिश हुआ फोर्स के अंदर 1995 के अंदर, तो वहाँ से यूरगे राउंड जब हुआ था तब ये ट्रीटी क्या की गई थी, गैट्स को भी इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था? द ट्रीटी वॉज क्रिएटेड टू द एक्सटेंड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम टू सर्विस सेक्टर जी। सर्विस सेक्टर को मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पे लेके जाना, यही गैट्स का क्या था, ऑब्जेक्टिव था। ऑल मेंबर WTO आर सिग्नेटरी ऑफ गैट्स। जो भी WTO के मेंबर होंगे वो सिग्नेचर करेंगे किसके ऊपर, गैट्स के ऊपर। द बेसिक WTO प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन एप्लीकेबल टू गैट्स एज वेल। देखो मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं? मोस्ट फेवर्ड नेशंस वो होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट भी। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस वो नेशंस होते हैं जो हमारे खास मित्र होते हैं, जो हमारे खास फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम ज़्यादा फेवर देते हैं कि हाँ आपके नेशन से अगर मेरे को किसी दो नेशन से मेरे को ख़रीदना पड़े सामान, तो और मेरा एक तरफ मेरा फेवरेट नेशन है और दूसरी तरफ कोई दूसरा नेशन है, तो मैं सबसे पहले कहाँ से ख़रीदूंगा? मैं अपने जो दूसरा नेशन है जो मेरा फ्रेंड है मैं उससे ख़रीदने की कोशिश करूँगा। तो उससे हम कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, जैसे आपके मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट WTO पे एप्लीकेबल होता है, वो ट्रेड गुड्स पे भी एप्लीकेबल होता है, सिमिलरली वो सर्विसेज के ऊपर भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब कौन कौन से सर्विसेज सेक्टर इसके अंदर आ सकते हैं गैट्स में? तो इसमें आ सकते हैं आपके बिजनेस सर्विसेज आ सकती हैं, इसमें आपकी बिजनेस सर्विसेज आ सकती हैं, इसमें आपकी बिजनेस सर्विसेज आ सकती है, फाइनेंस सर्विसेज आ सकती है, और हेल्थ रिलेटेड सोशल सर्विसेज इसके अंदर आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका आता है वो आता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चर सोसाइटी, इंडिया इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ठीक है, तो द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वॉज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द यूरगे राउंड। कब हुआ था जी यूरगे राउंड? वही देखो उसी समय एस्टेब्लिशमेंट हुई सबकी सब ऑन 1 जनवरी 1995 के अंदर। क्या एम थी? रिमूव द ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देना एंड प्रमोट करना ट्रांसपेरेंट मार्केट। प्रमोट करना क्या? ट्रांसपेरेंट मार्केट। असेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट। अब यहाँ पे 3 पिलर्स हुए हैं, देखो अब यहाँ पे 3 पिलर्स हैं, इसके बाद ध्यान रखना देखो 3 पिलर्स हैं। ठीक है, अब ये सुनो कि ये एग्रीकल्चर एग्रीमेंट लाया क्यों गया जी। ठीक है, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट लाया क्यों गया? ठीक है, क्यों इन चीज़ों की बात की जाती है? ठीक है, तो फर्स्ट पहली बात है 3 पिलर्स की बात है, डोमेस्टिक सपोर्ट, देन आता है आपका मार्केट असेस, देन आता है आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज। देखो अब बात सुनो, देखो डोमेस्टिक सपोर्ट क्या होता है बेटा? एक बात को ध्यान रखना कि मान लीजिए ये आपका US है और ये है आपका इंडिया, ये है आपका US और ये है आपका इंडिया। इंडिया यहाँ से क्या सप्लाई करता है जी? इंडिया यहाँ सप्लाई करता है से वीट एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ठीक है, इंडिया सप्लाई करता है वीट। इंडिया में जो किसान हैं, इंडिया में जो फार्मर्स हैं, उनको गवर्नमेंट क्या देती है? बहुत सारी क्या देती है? सब्सिडीज़ देती है। क्या देती है? बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है। ठीक है, जब वो सब्सिडीज़ देती हैं तो बेटा उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो वो अपना सामान जो है वो सस्ते रेट में क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब सस्ते रेट के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे तो जो USA में वीट प्रोडक्शन करने वाले फार्मर्स होंगे, उनके तो वो तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे कि यार इंडिया से ही लोग इतना सस्ता खरीद रहे हैं, हमारे देश से कोई हमारा सामान क्यों खरीदेगा? प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? तो इसीलिए यहाँ पे बात आई कि आप ऐसा डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकते हो। आपने यहाँ पे डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया अपने फार्मर्स को, लेकिन वो सपोर्ट हमारे ट्रेड को ख़राब नहीं करना चाहिए। ऐसा सपोर्ट दीजिए जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट ना हो। ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ही सपोर्ट क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। तो उसी के बेसिस पे सपोर्ट किस चीज़ का मिलता है? देखो बेसिक सपोर्ट किस चीज़ का मिलता है? सपोर्ट मिलता है सब्सिडीज़ का, सपोर्ट मिलता है गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, सपोर्ट मिलता है इनपुट पे सब्सिडीज़ का। ठीक है, आइदर डायरेक्ट और प्रोडक्ट स्पेसिफिक। तो 3 तरह के हमने यहाँ पे देखो डोमेस्टिक सपोर्ट्स के अंदर हमने सब्सिडीज़ को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। एक आती है ग्रीन बॉक्स, दूसरी आती है ब्लू बॉक्स एंड तीसरी आती है एम्बर बॉक्स। ये सब्सिडीज डिपेंड करती है कि आपका ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो सर्विसेज ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं उनको हम ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स में डालते हैं, एंड जो सब्सिडीज़ आपके ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर देंगी उनको हम किस में डालते हैं? एम्बर बॉक्स में डालते हैं। ठीक है,
ये जो ग्रीन बॉक्स वाले ब्लू बॉक्स सब्सिडी हैं ये डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं, ये डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं, ठीक है, बट ये ट्रेडो क्या करती है, डिस्टॉर्ट करती हैं जी, ठीक है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर वो सब्सिडीज होती हैं जो या तो बहुत या तो ना के बराबर या थोड़ा सा ट्रेड डिस्टॉर्शन करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। दे टेंड टू बी प्रोग्राम दैट आर नॉट टारगेटेड एट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड नॉट इंक्लूड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स। इसके अंदर फार्मर्स को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया जाता है और ना ही ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फार्मर को दी जाती है। दे में इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कोई सब्सिडी दे दी गई हो, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट के लिए कोई सब्सिडी दे दी गई हो, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई सब्सिडी दे दी गई हो, या फार्मर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कोई सब्सिडी दी गई हो, वो सब्सिडीज इसके अंदर क्या होती है, काउंट होती है। यहाँ पे फार्मर्स को कोई भी डायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, बस उनकी हेल्प के लिए, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उनको क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा, एजेंसी है उसको दिया जा रहा है। दी सब्सिडीज आर अलाउड, इस पे WTO कोई भी लिमिट नहीं लगाता, इस पर WTO कोई भी लिमिट नहीं लगाता। आप इन सब्सिडीज को जितना मर्जी चाहो उतना प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं है। ब्लू बॉक्स के अंदर आप प्रोडक्शन पे क्या कर देते हो, प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी है, मतलब प्रोडक्शन को डिक्रीज करने वाली सब्सिडीज है, ठीक है, प्रोडक्शन जो लिमिट हो जाए ऐसी सब्सिडीज हैं। अंडर दिस allowed cover payment based on the aggregate yield और नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स इन अ गिवन ईयर, ठीक है, आपके पास में कितने लाइव स्टॉक्स हैं, मतलब आपके पास में कितने जानवर हैं, ठीक है, एग्जांपल बफेलो हो गया, ठीक है, गोट हो गया, जो आपके लाइव स्टॉक मतलब जिससे आप हेल्प लेते हो, मिल्क फीडिंग एनिमल्स जो होते हैं, या फिर आपकी ईल्ड कितनी है उसके बेस पे आपको क्या दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं। दे आर द प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी, प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज है, अगर आप इतनी प्रोडक्शन करोगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। एट प्रेजेंट इन पे भी कोई लिमिट्स नहीं है जी अभी भी, ठीक है, इस पे भी कोई प्रोडक्शन पे मतलब इसके ऊपर भी कोई सब्सिडी, जो सब्सिडीज होती है जो किस में आती हैं, ब्लू बॉक्स में, उस पर अभी भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आती है आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी ऐसी सब्सिडी होती है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी ऐसी सब्सिडी होती हैं जो आपकी ट्रेड क्या होती है, डिस्टॉर्टिंग होती है, जो आपकी क्या होती है, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है, ठीक है। कंटेन ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर डेट आर मेन टू डिस्टॉर्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द एग्रीकल्चर, ऐसी सब्सिडीज जो कि ट्रेड को क्या कर देंगी, खराब कर देंगी, ट्रेड को क्या कर देंगी, खराब कर देंगी, ऐसी सब्सिडीज को हम क्या कहते हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज कहते हैं। एग्जाम्पल इनपुट सब्सिडीज सच एज सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सीड, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस बॉक्स। किस किस पे सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी, सीड्स पे सब्सिडी, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी, इरिगेशन पे सब्सिडी। ये सब्सिडी क्या करती है बेटा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर देती है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर देती है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर देगी आपकी कम, जिसकी वजह से आपके प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, कम। जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो आपका नेशन तो दूसरे देशों को बेचेगा, बट दूसरे नेशन वाले किसको बेचेंगे, यहाँ की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। ऑल दिस टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू लिमिट्स विच आर टर्म्ड एज अ डी मिनिमिस लेवल, इनको मिनिमम लेवल तक लेके आना बहुत ज़रूरी है। अब डी मिनिमस के प्रोविजंस क्या क्या हैं वो सुनिए, देखिए डी मिनिमस का प्रोविज़न ये कहता है कि आप सिर्फ 5% सब्सिडीज दे सकते हैं, कौन से नेशन, डेवलप्ड नेशन जो है वो केवल 5% सब्सिडी दे सकते हैं, किसके अमाउंट की, जो भी आपने एक साल के अंदर एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस किया है, सिर्फ आप उसका 5% ही किस में दे सकते हैं, सब्सिडीज में दे सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज कितना सब्सिडी दे सकती है, 10%, ठीक है। सब्सिडीज किस बेस पर डिसाइड की जाएगी, 1986 1988 क्या मान के चलते हैं, बेस ईयर हम मान के चलते हैं। बस आपके लिए जानना जरूरी है, कि 3 टाइप की सब्सिडीज कौन कौन से बॉक्सेस में आती है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, ठीक है। अब फिर अगला पॉइंट आता है मार्केट असेस। मार्केट असेस का मतलब हो गया कि आप मार्केट के अंदर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर वाले लोग हैं उनको क्या करवाओगे, असेस करवाओगे, कैसे, फ्री ट्रेड करवा के, ठीक है। कंट्रीज को कहा जाता है कि आप जितने भी आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब कोटाज वगैरह हैं उनको रिमूव कर दीजिए, चाहो तो आप उसके बेसिस पे क्या लगा सकते हो, टैरिफ ड्यूटीज़ लगा सकते हो, आप टैक्सेस इंपोज कर सकते हो, लेकिन कोटाज जो है उनको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि कोटाज अगर रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप जितना मर्जी चाहो उतना आप क्या कर सकते हो, सामान सप्लाई या सामान एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, या इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोटा लगा देंगे तो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आती हैं आपकी एक्सपोर्ट सब्सिडीज।
एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ वो होती हैं जो आप एक्सपोर्ट्स को चीप करने के लिए सरकार एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल बता चुका हूँ आपको, सब्सिडी ऑन इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर मेकिंग द एक्सपोर्ट्स चीपर। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तो डंप हो जाएगा। डंपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, डंपिंग का मतलब ये होता है कि मैं सामान को जो है वो किसी दूसरे मार्केट के अंदर किस में बेच दूंगा, सस्ते में बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सामान क्या है, हाईली सब्सिडाइज है। हाईली सब्सिडाइज मतलब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत छूट दी है, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरे नेशन में जाके इसको बेच सकता हूँ, और वहाँ वाले जो एग्रीकल्चर सोसाइटी होगी उनके मैं क्या खा जाऊँगा, मार्केट खा जाऊँगा। ठीक है, लेकिन इससे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म या ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब उनको पता रहेगा कि यार सरकार तो हमें इतना सब कुछ दे ही रही है, तो वाई शुड बी वर्क ऑन, हमें क्यों काम करना चाहिए इतना सब कुछ। तो इससे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और क्यों ख़राब हो जाएगा वो भी बात सुनना। देखो, जब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को बाहर अपने इस सामान का प्राइस अच्छा मिल रहा है, देन वाई शुड आई सेल इन द डोमेस्टिक कंट्री। मैं क्यों डोमेस्टिक नेशन के अंदर बेचूंगा, मैं अपने बाहर जाके बेचता हूँ। तो इससे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास में ही नहीं रहेगा पैसा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट WTO, दिस इज़ ऑल अबाउट आपका IMF, दिस इज़ ऑल अबाउट आपका वर्ल्ड बैंक। अंकटेड जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो विद दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।